नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीए करो ऑनलाइन चैनल पर। तो आज की इस क्लास के माध्यम से हम देखेंगे बीए सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर आपका। इसमें हम देखेंगे एंशियंट हिस्ट्री, जिसे बोला जाता है प्राचीन इतिहास। ठीक, तो इसमें हमें पढ़ना है पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, यानी कि जो आप शक गणराज्य से लेकर सातवाहन वंश तक के बारे में सभी 550 ईस्वी तक पढ़ना है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, भारत का राजनीतिक इतिहास शक सातवाहन से 550 ईस्वी तक हमें इसमें पढ़ना है। इसका जो है बाबू डीडीयू का ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। डीडीयू के लिए स्पेशल बनाया जा रहा है, क्योंकि स्पेशल ये क्यों बनाया जा रहा है, डीडीयू का एग्जाम जो है 29 नवंबर को लगा हुआ है। ठीक, तो यहाँ के हर एक क्वेश्चंस आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि यहाँ से जो है एग्जाम में क्वेश्चंस आने वाले हैं। इसका जो पेपर कोड है ये AC 201F है। ठीक, तो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि 29 नवंबर का जो एग्जाम है यहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं, तो हर एक क्वेश्चंस को बारीकी से देखिएगा। ठीक, और आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए। क्लास किस तरह से मतलब कैसा लगा आपको, उसके बारे में अपना जो है रिस्पॉन्स जरूर दे। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है, शकों का प्रथम शासक कौन माना जाता है? तो यहाँ पर हो जाएगा माओ। ठीक, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो बाबू की पॉइंट दिए गए इन्हें मिस बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से हर एक आपको नए प्रश्न दिखाई देंगे। ठीक, आंसर मिलेंगे। ठीक, तो की पॉइंट है, भारत में शकों का प्रथम शासक माओ था, जिसने अफगानिस्तान व उत्तर पश्चिमी भारत में सत्ता स्थापित की। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, जूनागढ़ शिलालेख किसके द्वारा जारी किया गया? तो ये रुद्रदामन प्रथम के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। इसका यहाँ पर की पॉइंट देखिए, रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख सबसे प्राचीन संस्कृत गद्य शिलालेख है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर तीसरा, सातवाहन वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक किसे माना जाता है? तो यहाँ पर हो जाएगा गौतमी पुत्र सातकर्णी। आपका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, की पॉइंट है, इसे सातवाहन साम्राज्य का पुनर्स्थापक कहा जाता है, इसने शकों की शक्ति को कमजोर कर दिया था। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, नागार्जुन कोंडा। नागार्जुन कोंडा किस वंश से संबंधित है? तो ये इक्ष्वाकु वंश से संबंधित है। इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखेंगे की पॉइंट है, नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश में इच्छुक वंश की राजधानी थी। ठीक, ये चीज आप जो है ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, कुषाणों का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था? तो यहाँ पर देखिए, कुषाणों का जो सर्वश्रेष्ठ शासक था बाबू वो कनिष्क था। कौन था? कनिष्क। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए यहाँ पर की पॉइंट देखते हैं, कनिष्क ने कुषाण साम्राज्य को चरम पर पहुंचाया और चौथी बौद्ध संगीत का आयोजन किया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 है, कनिष्क ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? तो यहाँ पर हो जाएगा पुरुषपुर। कहाँ पर किया था? पुरुषपुर किया था। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर की पॉइंट देखते हैं, कुरुषपुर पुरुषपुर आधुनिक पेशावर कनिष्क की मुख्य राजधानी थी, जबकि मथुरा द्वितीय राजधानी थी। तो इतना क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, गुप्त वंश की स्थापना किसने की? तो गुप्त वंश की स्थापना श्री गुप्त ने किया। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं की पॉइंट, श्री गुप्त साम्राज्य का संस्थापक था, लेकिन वास्तविक विस्तार चंद्रगुप्त प्रथम ने किया। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, गुप्त काल को स्वर्ण युग किसने कहा? तो ये बात आई यहाँ पर, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन होगा, वीए इस्मत ने कहा था। किसने कहा था? वीए इस्मत ने कहा था। यहाँ पर देखिए कि पॉइंट, गुप्त काल कला साहित्य विज्ञान गणित में उत्कर्ष का काल था उस टाइम। क्वेश्चन नंबर 9 है, अश्वमेध यज्ञ किस गुप्त शासक ने किया था? तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, अश्वमेध यज्ञ किया था समुद्रगुप्त ने। किसने? समुद्रगुप्त। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पहले की पॉइंट देखिए, उसके बाद में बढ़ेंगे आगे। समुद्रगुप्त ने भारतीय नेपोलियन की उपाधि पाई और कई युद्ध जीते। देखिए क्वेश्चंस ऐसे भी पूछे जाते हैं कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त। आप टिक करके आएंगे। ठीक, किसे? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, हर्षवर्धन ने राज्य कब संभाला? तो हर्षवर्धन ने राज्य संभाला था 606 ईस्वी में। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। की पॉइंट है, 606 ईस्वी में हर्षवर्धन ने कन्नौज की सत्ता संभाली और उत्तर भारत को एकीकृत किया। क्वेश्चन नंबर 11, हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? हर्षवर्धन की राजधानी यहाँ पर कन्नौज हो जाएगा। आपका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, कन्नौज। ठीक, चलिए की पॉइंट है, हर्ष के समय कन्नौज राजनीति का मुख्य केंद्र बना। फिर है क्वेश्चन नंबर आपका 12,
जिसमें हमें देखना है यहाँ पर देखिए हर्षचरित का लेखक। तो हर्षचरित का जो लेखक है बाबू बाणभट्ट, ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। की पॉइंट देखेंगे यहाँ पर, बाणभट्ट ने हर्ष की जीवनी, हर्षचरित और कादम्बरी लिखी है। ठीक, ये दो चीजें इसने क्या की है, लिखी है। क्वेश्चन नंबर 13 है, सती प्रथा का प्रथम लेखीय प्रमाण किस काल से मिलता है? तो गुप्त काल हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन राइट आंसर, गुप्त काल। ठीक, की पॉइंट देखिए, गुप्त काल में सती प्रथा के अभिलेखीय प्रमाण मिलते हैं। उस टाइम जो था सती प्रथा जो है प्रचलित था। क्वेश्चन नंबर 14, हूणों के आक्रमण को किस गुप्त शासक ने रोका था? तो यहाँ पर हो जाएगा स्कंद गुप्त, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, स्कंद गुप्त। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे यहाँ पर, की पॉइंट है, स्कंद गुप्त ने हूणों पर विजय प्राप्त की, यही कारण है कि उसे उद्धारक कहा गया। क्वेश्चन नंबर देखिए 15 है, इलाहाबाद स्तंभ लेख किससे संबंधित है? तो यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त होगा, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, क्या समुद्रगुप्त। की पॉइंट है, यह समुद्रगुप्त के विजयों का विस्तृत विवरण देने वाला प्रशस्ति लेख है। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी जो है ध्यान से देखिएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 है, कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? तो यहाँ पर हो जाएगा कुजूला कडफिसेस था। कौन था? कुजूला कडफिसेस, यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगर क्लास अच्छी लग रही है बाबू तो जो है दोस्तों के पास जो है शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अपना जो है कमेंट में बताइए क्लास कैसा लगा और किस नेक्स्ट पॉइंट जो वीडियो आए वो किस टॉपिक पर आए ये भी आप बता सकते हैं। ठीक, चलिए की पॉइंट है, कुजूला कडफिसेस कुषाण वंश का पहला शासक था। उसने 5 युवराजी कबीलों को एकत्र किया, मतलब इकट्ठा किया और शक्तिशाली राज्य बनाया। इसका शासन अफगानिस्तान काबुल गंधार क्षेत्र में प्रारंभ हुआ। यह कुषाण साम्राज्य की नींव रखने वाला शासक था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 है, किस कुषाण शासक ने उत्तर भारत में साम्राज्य का विस्तार किया? तो यहाँ पर हो जाएगा बीमा कडफिसेस, आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए की पॉइंट देखेंगे, बीमा कडफिसेस ने गंधार से आगे बढ़कर सिंध, पंजाब और उत्तर भारत में विस्तार किया। यह कुषाणों का आर्थिक रूप से सबसे उन्नत शासक माना जाता है, क्योंकि इसी ने सोने और चांदी से के भरे सिक्के जो है जारी किए। क्या किए? चांदी और सिक्के के जो भारी, मतलब जो चांदी, सोने और चांदी के भारी सिक्के भी इसने जारी किए थे। किसने? कडफिसेस ने। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है, कुषाण साम्राज्य का सर्वाधिक महान शासक कौन कहलाता है? तो यहाँ पर हो जाएगा कनिष्क, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, की पॉइंट है, कनिष्क को दूसरा अशोक कहा जाता है। उसके काल में बौद्ध धर्म का अद्भुत विस्तार हुआ। चौथी बौद्ध संगीत हुई। गंधार कला का विकास चरम पर पहुंचा और कुषाण साम्राज्य मध्य एशिया से पाटिल यानी कि पाटलिपुत्र तक फैल गया। ठीक, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि दूसरा अशोक किसे कहा जाता है? तो आप बोलेंगे कनिष्क को कहा जाता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है, कनिष्क ने किस धर्म को संरक्षित किया? तो यहाँ पर हो जाएगा बौद्ध धर्म, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। की पॉइंट है, कनिष्क महायान बौद्ध धर्म का महान संरक्षक था। उसने बौद्ध भिक्षुओं को संरक्षण दिया, शिक्षा केंद्र स्थापित किया और बौद्ध धर्म को चीन यानी कि मध्य एशिया तक पहुंचाया। यही कारण है कि चीन में बौद्ध धर्म के प्रचार में सबसे बड़ा नाम कनिष्क का आता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, चौथी बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ? तो यहाँ पर हो जाएगा कश्मीर, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। की पॉइंट है, कनिष्क के संरक्षण में कश्मीर के कुंडल वन, जिसे कुंडल वना भी कहा जाता है, में चौथी बौद्ध संगीति आयोजित हुई। इसमें बौद्ध ग्रंथों को प्रणालीबद्ध किया गया और संस्कृत में महायान साहित्य का विकास हुआ। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, कुषाणों की राजधानी क्या थी? तो यहाँ पर हो जाएगा कुषाणों की जो राजधानी थी पुरुषपुर थी, यानी कि जो पेशावर के वर्तमान समय में पेशावर के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए कुछ आपकी पॉइंट देखिए, कुषाण साम्राज्य की मुख्य राजधानी पुरुषपुर, आज का पेशावर थी। यही कनिष्क का प्रमुख प्रशासनिक केंद्र था। मथुरा उसकी द्वितीय राजधानी थी, जहां उसने अनेक बौद्ध हिंदू मूर्तियां बनवाई थी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 21 है, कनिष्क के समय कौन सी कला शैली सर्वाधिक प्रसिद्ध हुई? तो यहाँ पर हो जाएगा गंधार कला, बी सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक,
चलिए की पॉइंट है, गंधार कला में यूनानी भारतीय शैली का मेल था। इस काल में बुद्ध की यथार्थवादी मूर्तियां, ग्रीक ग्रीक कर्ल वाले बाल, लंबा चोगा और ग्रीक चेहरे के भाव प्रमुख विशेषताएं इसका थी। इसके जो है इसका बड़े पैमाने पर विकास कनिष्क के शासन में हुआ। इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान दीजिएगा इन चीजों को, ठीक। क्वेश्चन नंबर 22 है, कौन सी कुषाण भाषा प्रशासन में प्रयुक्त होती है? तो यहाँ पर देखिए कौन सी होती है, ठीक। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा खरोष्टी। खरोष्टी एक जो है लिपि है, खरोष्टी लिपि, ब्रह्मलिपि, ये सब जो है लिपियां हैं, ठीक। की पॉइंट है, प्रारंभिक कुषाण शिलालेख और सिक्कों पर खरोष्टी लिपि का प्रयोग हुआ। बाद में संस्कृत और ब्रह्म का जो है उपयोग बढ़ा, विशेषकर होविस्क और वासुदेव के समय में, ठीक। ये चीज आप जो है नाम याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, कुषाणों की सबसे अधिक प्रसिद्ध मुद्रा कौन सी थी? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका राइट आंसर सोने की मुद्राएं। क्या? सोने की मुद्राएं, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे कि पॉइंट है, कुषाणों ने भारत में सोने की भारी मात्रा में सिक्के जारी किए। इन मुद्राओं पर ग्रीक, ईरानी, भारतीय देवताओं की चित्र और शासकों की मूर्तियां अंकित थी। इससे ज्ञात होता है कि कुषाण आर्थिक रूप से अत्यंत सशक्त थे, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, शाका संवत किस शासक से जुड़ा है? तो ये जो जुड़ा है बाबू, इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा कनिष्क, ठीक। किससे? कनिष्क से, ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे आगे। की पॉइंट है, शाका संवत जो है 78 ईस्वी की शुरुआत कनिष्क के शासन से मानी जाती है। यह भारत में अत्यंत महत्वपूर्ण काल गणना प्रणाली है जो आज भी सरकारी उपयोग में है। 25 कुषाण शासक कनिष्क की मूर्तियों में क्या विशेषताएं दिखाई देती हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर आपका 25 है, ठीक। क्या है? कुषाण शासक कनिष्क की मूर्तियों में क्या विशेषताएं दिखाई देती हैं? तो यहाँ पर देखिए क्या होगा इसका राइट आंसर, ईरानी कोट और जूते। क्या? ईरानी कोट और जूते, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए की पॉइंट है, कनिष्क की मूर्तियों में वह भारी ईरानी शैली के कोट, ऊंचे जूते और गदा तलवार के साथ दिखाया जाता है। इससे कुषाणों की मध्य एशियाई सांस्कृतिक पहचान के भारतीय मिश्रण का जो है प्रमाण मिलता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, कुषाण साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण क्या था? ठीक, तो यहाँ पर देखिए इसका जो मुख्य कारण था आंतरिक कमजोरियां और विदेशी आक्रमण, आपका जो है यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए की पॉइंट देखेंगे, कनिष्क के बाद शासक कमजोर हुए, साम्राज्य विखंडित हो गया और अंततः ईरानी हूण आक्रमणों ने कुषाण की शक्ति को समाप्त कर दिया, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है, कुषाण काल में कौन सा व्यापार सबसे अधिक विकसित हुआ? तो यहाँ पर हो जाएगा कौन सा व्यापार, चलिए देखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू रोम भारत व्यापार। क्या हुआ? रोम भारत व्यापार, आपका सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए की पॉइंट है, कुषाण काल में रेशम, मसाले, कीमती पत्थर और हाथी दांत का रोमन साम्राज्य से व्यापार चरम पर था। इसी कारण कुषाणों के पास सोने की प्रचुरता रही और उनकी सोने की मुद्राएं प्रसिद्ध हुई, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 28 है, कनिष्क ने किस नगर में स्तूप बनवाया? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए पुरुषपुर, आपका जो है बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। की पॉइंट देखिए, पेशावर यानी कि पुरुषपुर में कनिष्क ने एक विशाल स्तूप बनवाया था जिसे विश्व के विशालतम स्तूपों में माना जाता है। यह बौद्ध धर्म के महायान रूप को समर्पित था, ठीक। क्वेश्चन नंबर 29 है, कुषाणों को भारत में किस नाम से भी जाना जाता है? तो यहाँ पर हो जाएगा बाबू यूएझी हो जाएगा, ठीक। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। की पॉइंट है, कुषाण मूलतः मध्य एशिया के योझी जनजाति के 5 कबीलों में से एक कबीले यानी कि कुषाण थे, ठीक। धीरे धीरे इन्होंने अन्य 4 कबीलों को मिलाकर शक्तिशाली राज्य बनवाया, यानी कि साम्राज्य जो था उसे शक्तिशाली बनवा लिया, ठीक। क्वेश्चन नंबर 30 है, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन माना जाता है? तो यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक। आपका ऑप्शन नंबर बी आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। की पॉइंट है, श्री गुप्त ने आधार रखा, लेकिन चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त साम्राज्य को एक संगठित विस्तृत शक्ति के रूप में स्थापित किया। उसने लिच्छवी वंश की कुमार देवी से विवाह कर राजनीतिक शक्ति और वैधता जो है प्राप्त की थी।
चलिए फटाफट जो है आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए और कमेंट में बताइए क्लास कैसा लगा, और ऐसे ही क्लास के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए अगर नोट लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप बिल्कुल जाके फ्री में ले सकते हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, किस गुप्त शासक को भारतीय नेपोलियन कहा जाता है? तो यहाँ पर हो जाएगा समुद्रगुप्त को, ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर देखिए कि पॉइंट है, समुद्रगुप्त के अभूतपूर्व विजय अभियानों के कारण इतिहासकार वी स्मिथ ने उसे इंडियन नेपोलियन कहा। इलाहाबाद प्रशस्ति में उसके दक्षिण और उत्तर भारतीय विजय कर्म का विस्तृत वर्णन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, इलाहाबाद प्रशस्ति किसने लिखी? तो यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर होगा हरिशेर होगा, ऑप्शन नंबर ये हरिशेर। ठीक, आपका राइट आंसर हो जाएगा। की पॉइंट है, हरिशेर समुद्रगुप्त का दरबारी कवि और प्रशस्तिकार था। इलाहाबाद स्तंभ लेख समुद्रगुप्त के प्रशासन, दान, युद्ध नीति और राजनीतिक साम्राज्य का महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, चंद्रगुप्त द्वितीय का उपनाम क्या था? तो यहाँ पर हो जाएगा विक्रमादित्य। ठीक, आपका ऑप्शन नंबर राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक, की पॉइंट है, चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि इसलिए मिली क्योंकि उसने शक कुषाण शक्तियों को पूरी तरह समाप्त कर पश्चिम भारत को गुप्त साम्राज्य में शामिल किया। उसके समय में कला साहित्य का अभूतपूर्व विकास हुआ। ठीक, क्वेश्चन नंबर 34 है, गुप्त काल को किस कारण स्वर्ण युग कहा जाता है? तो बाबू स्वर्ण युग कहा जाता है कला, साहित्य और विज्ञान की ऊंचाई के लिए। ठीक, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। की पॉइंट है, गुप्त काल में विज्ञान, गणित यानी कि जो है आर्यभट्ट, चिकित्सा, चरक सुश्रुत, मुद्राएं, वास्तुकला, फ्रेस्को, कालिदास की साहित्यिक कृतियां अत्यंत विकसित हुई। समाज शांतिपूर्ण और समृद्ध था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 35 है, नवरत्न किस गुप्त शासक के दरबार में थे? यहाँ पर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय, आपका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। की पॉइंट है, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कालिदास, ब्रह्ममिहिर, धन्वंतरि आदि विद्वानों को नवरत्न कहा जाता है। यह गुप्त काल की सांस्कृतिक उन्नति का स्पष्ट प्रमाण है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37, आर्यभट्ट किस काल से संबंधित है? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका राइट आंसर बी ऑप्शन गुप्त से। ठीक, आर्यभट्ट गुप्त काल के महान गणितज्ञ व खगोल शास्त्री थे। उन्होंने पाई, त्रिकोणमिति, पृथ्वी के घूर्णन का सिद्धांत और आर्यभट्टीय ग्रंथ भी दिया। यहाँ पर देखिए पाई जो होता है आपने पढ़ा होगा 9th 10th और 12th में, पाई वो जो है आपको फिजिक्स में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 38 है, समुद्रगुप्त का मुख्य अभिलेख कहाँ मिला? तो यहाँ पर हो जाएगा प्रयाग स्तंभ, आपका ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। की पॉइंट है, प्रयाग जो कि इलाहाबाद स्तंभ लेख समुद्रगुप्त की विजय नीति, दक्षिण अभियान, गढ़वाल क्षेत्र तथा सीमा राज्यों के संबंधों का प्रमुख स्रोत रहे। देखिए जो बाबू प्रयाग से आपको जो है सीधा प्रयागराज आप समझ लीजिएगा, और या फिर इलाहाबाद। ठीक, इसमें कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, गुप्त प्रशासन में उपरीक्त किस पद को कहा जाता था? तो उपरीक्त जो कहा जाता है यहाँ पर देखिए प्रांतीय अधिकारी के लिए ये जो है शब्द प्रयोग किया जाता था। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। की पॉइंट है, गुप्त प्रांत यानी कि भुक्ति का प्रमुख उपरीक्त होता था। उसके अधीन कई विषय और ग्राम आते थे। इससे गुप्त प्रशासन का केंद्रीकृत, विकेंद्रीकृत, मिश्रित ढांचा समझ आता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 40 है, गुप्त काल में मुद्रा मुख्यतः किस धातु की मिलती थी? तो यहाँ पर देखिए लोहे, तांबे या फिर अगला है यहाँ पर देखिए सोने या फिर मृतिका। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बाबू सोने की, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए यहाँ पर दिया गया है कि पॉइंट, गुप्त काल की दिनार सोने की उच्च गुणवत्ता वाली मुद्रा थी। यह काल आर्थिक समृद्धि और व्यापारिक गति जो है प्रगति का प्रतीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है, फाहियान भारत में किस शासक के समय आए? चंद्रगुप्त द्वितीय, आपका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। की पॉइंट है, चीन का बौद्ध यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया। उसने भारत के शांति, समृद्धि और शिक्षा और सामाजिक जीवन की प्रशंसा की। यह गुप्त काल की श्रेष्ठता का प्रत्यक्ष प्रमाण है। क्वेश्चन नंबर 42 है, गुप्त काल की प्रसिद्ध गुफाएं कौन सी थी? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफाएं सबसे जो है प्रसिद्ध गुफाएं थी। ठीक,
यहाँ पर देखिए अजंता की गुफा में बौद्ध चित्रकला, जाटकों की दृश्य और सुंदर फ्रेस्को कला मिलती है। यह गुप्त काल की कला को उच्चतम स्तर पर दर्शाती है। क्वेश्चन नंबर आपका 43 है। हूणों का पहला आक्रमण किस गुप्त शासक के समय हुआ? तो यहाँ पर हो जाएगा स्कंदगुप्त। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखेंगे की पॉइंट। स्कंदगुप्त ने हूणों के प्रथम आक्रमण को रोका, इससे साम्राज्य बच गया, लेकिन आर्थिक संसाधन कमजोर हुए, जो बाद में गुप्त काल की पतन का कारण बना। क्वेश्चन नंबर 44 है। किस गुप्त शासक ने मयूर सिंहासन जैसा महल बनवाया? तो यहाँ पर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, की पॉइंट है बाबू। यहाँ पर देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय के समय वास्तुकला में सौंदर्य और भव्यता चरम पर पहुंची। उसके राज दरबार की तुलना मौर्य काल की भव्यता से की जाती है। क्वेश्चन नंबर 45 है। गुप्त काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो यहाँ पर हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय। आपका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगर आपके बाबू जैसे देखिए 29 नवंबर को आपका एग्जाम होने वाला है डीडी यूनिवर्सिटी में। एग्जाम होने के बाद में आप लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन पेपर जो होगा उसे टेलीग्राम पर सेंड कर दीजिएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 46 है। गुप्त वंश के पतन का मुख्य कारण क्या था? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा हूण आक्रमण है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, हूण आक्रमण। की पॉइंट। हूणों को लगातार आक्रमणों ने गुप्त सैन्य शक्ति को कमजोर कर दिया, आर्थिक संकट बढ़ा और साम्राज्य छोटे छोटे राज्यों में विभाजित हो गया। क्वेश्चन नंबर 47 है। गुप्त काल में कौन सा धर्म सर्वाधिक संरक्षित था? तो यहाँ पर हो जाएगा बौद्ध धर्म। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बौद्ध धर्म नहीं, यहाँ पर रहेगा हिंदू धर्म। क्या? हिंदू धर्म। ऊपर बौद्ध धर्म से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, वहां पर जो है बुद्ध धर्म था, इसीलिए बोल दिए हैं। की पॉइंट है। गुप्त शासकों ने ब्राह्मणवाद, वैदिक संस्कृति और देवताओं जैसे यहाँ पर हुए विष्णु विष्णु को संरक्षण दिया। मंदिर निर्माण परंपरा विकास भी इसी काल में हुआ था, यानी कि जो मंदिर थे वो भी बनने लगे थे, उनका भी निर्माण जो है स्टार्ट हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 48 है। गुप्त काल में वैज्ञानिक आर्यभट्ट ने कौन सा सिद्धांत दिया? तो सूर्य के चारों ओर जो है पृथ्वी घूमती है। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। की पॉइंट। आर्यभट्ट ने घूर्णन का सिद्धांत दिया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है और सूर्य की परिक्रमा करती है। यह विचार आधुनिक विज्ञान से मेल खाता है। क्वेश्चन नंबर 49 है। प्रसिद्ध नाटककार कालिदास किस काल में थे? तो यहाँ पर हो जाएगा गुप्त काल। पॉइंट है। कालिदास गुप्त काल के महान कवि नाटककार थे। उनकी रचनाएं अभिज्ञान, शकुंतलम, कुमार संभव, रघुवंश संस्कृत साहित्य की शिखर कृतियां हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 है। गुप्त साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो यहाँ पर हो जाएगा पाटलिपुत्र। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद में यहाँ पर की पॉइंट देखिए। गुप्तों ने पाटलिपुत्र को अपनी राजनीतिक राजधानी बनाया, जबकि उज्जैन को प्रशासनिक व्यापारिक महत्व प्राप्त था। क्वेश्चन में 51 है। किस शक शासक के समय में रोम के साथ व्यापार सर्वाधिक बढ़ा? तो यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर इसका रुद्रदामन प्रथम। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। की पॉइंट देखिए। रुद्रदामन के समय से गुजरात और मालवा के बंदरगाहों से रोम तक व्यापार बढ़ा। भारतीय मसाले, कपड़े और कीमती पत्थर यूरोप भेजे जाते थे। इस व्यापार ने शक अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 52 है। महाक्षत्रप उपाधि किसे दी जाती थी? तो यहाँ पर हो जाएगा पूरे प्रांत के सर्वोच्च शासक को। यहाँ पर देखिए इसका जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए की पॉइंट दिया गया है। क्षत्रप जो है गवर्नर को कहा जाता था। महाक्षत्रप सर्वोच्च शासक को। यह उपाधि प्रशासनिक श्रेष्ठता और सर्वोच्च राजनीतिक अधिकार को दर्शाती है। क्वेश्चन नंबर 53 है। शकों की राजधानी के राजनीतिक प्रणाली किससे प्रभावित है? तो यहाँ पर हो जाएगा इसका जो राइट आंसर होगा फारसी प्रशासन। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा फारसी प्रशासन। ठीक, की पॉइंट देखिए। शकों की क्षत्रप महाक्षत्रप प्रणाली फारसी यानी कि सत्रापी है, क्या है, सत्रापी प्रणाली पर आधारित थी। यह भारत में विदेशी प्रशासनिक प्रभाव का प्रमुख जो है उदाहरण है। ठीक,
चलिए क्वेश्चन नंबर 54 है, शकों की मुख्य आय का स्रोत क्या था? तो यहाँ पर हो जाएगा व्यापार और कर व्यवस्था। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, की पॉइंट है, गुजरात और मालवा व्यापार मार्गों पर थे, जिससे शकों को भारी कर वसूली होती थी और समुद्री व्यापार से सोना प्राप्त होता था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 55 है, सातवाहनों और शकों के संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? तो यहाँ पर हो जाएगा व्यापार मार्गों का नियंत्रण। आपका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, की पॉइंट देखिए, सातवाहनों शकों का संघर्ष पश्चिमी तट और नर्मदा घाटी के व्यापार मार्ग पर अधिकार को लेकर था। इन मार्गों पर नियंत्रण का अर्थ आर्थिक शक्ति है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 56 है, रुद्रदामन का शिलालेख किस लिपि में है? तो यहाँ पर हो जाएगा ब्रह्मलिपि। आपका ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्लास को फटाफट आप लोग जो है शेयर कर दीजिए और कमेंट करके बताएं क्लास कैसा लग रहा है। ठीक, की पॉइंट है, शकों के सभी प्रमुख अभिलेख ब्रह्मलिपि में लिखे गए हैं। भाषा संस्कृति प्राकृत मिलती है। ब्रह्म उसी समय भारत की प्रमुख लिपि थी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 57 है, शकों के समय में किस नदी घाटी पर सर्वाधिक नियंत्रण था? तो इसका देखिए यहाँ पर राइट आंसर होगा नर्मदा नदी। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। की पॉइंट है, नर्मदा घाटी शकों का राजनीतिक आर्थिक केंद्र थी। यह क्षेत्र व्यापार, खेती और सैन्य दृष्टि से रणनीतिक था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 58 है, शक शासन का अंत आधिकारिक रूप से कब हुआ? तो यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये होगा 320 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन यहाँ पर अगला देखिए की पॉइंट है, गुप्त साम्राज्य के उदय और चंद्रगुप्त द्वितीय की विजय अभियान के बाद पश्चिमी क्षत्रप समाप्त हो गए। 320 ईस्वी तक जो है शक सत्ता नाम मात्र रह गई थी। क्वेश्चन नंबर 59 है, शकों द्वारा जारी सिक्कों पर सबसे अधिक किसका चित्र होता था? तो यहाँ पर हो जाएगा, जहां तक है इस पर राजा का सिर होता था। क्या होता था? राजा का सिर। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। की पॉइंट देखिए, सिक्कों पर शक का शासक का चित्र विदेशी परंपरा यानी कि ग्रीक फारसी का प्रभाव दर्शाता है। भारतीय राजाओं ने बाद में यही परंपरा अपनाई थी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 60 है, शकों ने भारत में किस भाषा के प्रसार को बढ़ावा दिया? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राकृत जो है भाषा में इन्होंने जो है अपनी जो है प्रसार को बढ़ावा दिया। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए कोई यहाँ पर देखेंगे की पॉइंट, शकों के प्रशासन और शिलालेख अधिकांशतः प्राकृत भाषा में थे। इसने भारत में प्राकृत साहित्य और अभिलेख परंपरा को मजबूत किया। क्वेश्चन नंबर 61 है, शकों की सामाजिक व्यवस्था किस आधार पर बनी थी? तो यहाँ पर देखिए ये जो थी जनजातीय समूह के आधार पर बनी थी। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, की पॉइंट है, शक घुमंतु जनजाति थे, लेकिन इसलिए उनकी जो है आरंभिक सामाजिक व्यवस्था कबीलाई संरचना पर आधारित थी। बाद में वे भारतीय वर्ण व्यवस्था में धीरे धीरे घुल मिल गई। ठीक, देखिए ये हमने जो है लॉन्ग की पॉइंट किस लिए रखा है, क्योंकि आप जैसे डीडीयू में होता है तो एमसीक्यू टाइप का पेपर होता है और जो यूनिवर्सिटी है उनमें जो है राइटिंग टाइप के क्वेश्चन पेपर होते हैं, तो उनके लिए भी ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर एक बच्चे के लिए। तो हर एक बच्चे के पास इस वीडियो को जो है शेयर कर दीजिए और जो है ऐसी क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 62 है, शकों ने किस क्षेत्र में सर्वाधिक निर्माण कार्य करवाए? तो यहाँ पर हो जाएगा गुजरात। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और हाँ, क्वेश्चन पेपर आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपका एग्जाम हो जा रहा है तो आप लोग जो है क्वेश्चन पेपर हमारे टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दीजिएगा। वहां से आपको जो है उसका आंसर की दे देंगे। उससे आपको अनुमान हो जाएगा आपके कितने क्वेश्चन सही है और कितने क्वेश्चन गलत है। ठीक, और नेक्स्ट ईयर के बच्चों को भी इसमें फायदा हो जाएगा। ठीक, चलिए की पॉइंट देखेंगे, शकों का मूल केंद्र गुजरात और स्वराष्ट्र था। गिरनार, जूनागढ़, उज्जैनी आदि क्षेत्रों में उनके अभिलेख जो है मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है, शकों और कुषाणों का एक समान तत्व क्या है? तो यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर होगा, दोनों मध्य एशिया से आए थे। ठीक, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। की पॉइंट है, शक और कुषाण दोनों मध्य एशिया के घुमंतु समुदाय थे, जिन्होंने क्रमशः पश्चिम भारत और उत्तर भारत में सत्ता स्थापित की। क्वेश्चन नंबर 64 है, शकों की उत्पत्ति किस जाति समूह से जोड़कर देखी जाती है? तो इसका देखिए राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सीथियन। क्या होगा? सीथियन। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, की पॉइंट है, सीथियन मध्य एशिया के खगोलीय घुमंतु युद्धक जाति समूह थे। शकों की
को इन्हीं का भारतीय रूप जो है माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 65 है, किस शक शासक को क्षत्रपों का सम्राट कहा गया? तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा रुद्रदामन प्रथम, इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, की पॉइंट है, रुद्रदामन की प्रशासनिक क्षमता, सैन्य शक्ति और सांस्कृतिक योगदान के कारण उसे महाक्षत्रप और सम्राट कहा गया। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 66 दिया गया है, शकों ने भारत में किस लिपि का सबसे अधिक उपयोग किया? तो देखिए यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा ब्रह्मलिपि होगा, आपका बी ऑप्शन राइट आंसर ब्रह्मलिपि। ठीक, की पॉइंट है, सभी प्रमुख शिलालेख जैसे लेख हैं वो ब्राह्मी लिपि में है, जिससे पता चलता है कि शकों ने भारतीय लिपियों को अपने शासन में अपनाया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 67 है, किस सकेतर शासक ने शकों के पतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो देखिए इसमें जो इसका राइट आंसर होगा गौतमी पुत्र सातकर्णी, ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, की पॉइंट है, गौतमी पुत्र ने शकों को कई युद्धों में पराजित किया, नासिक अभिलेख में उसके शक विजय का विस्तृत उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 68 है, शकों की प्रशासनिक व्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन क्षत्रप महाक्षत्रप संरचना, बी ऑप्शन इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, की पॉइंट है, क्षत्रप यानी कि जो राज्यपाल होते हैं और महाक्षत्रप केंद्रीय शासक प्रशासनिक कुशलता की पहचान थी, यह विदेशी प्रशासनिक जो है मॉडल था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 69 है, शकों द्वारा किस कला क्षेत्र को बढ़ावा मिला? तो देखिए इसमें हो जाएगा गंधार मूर्ति कला, बी ऑप्शन आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अगला देखेंगे, की पॉइंट है, गंधार कला में ग्रीक फारसी प्रभाव दिखता है, बुद्ध की मूर्तियां यथार्थवादी हैं, शकों ने इस कला शैली को संरक्षण जो है दिया। क्वेश्चन नंबर 70 है, शकों की सैन्य शक्ति किसके कारण मजबूत थी? तो यहाँ पर देखिए इसका जो है भारी घुड़सवार सेना, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, की पॉइंट है, मध्य एशिया की घुड़सवारी शकों की सबसे बड़ी ताकत थी, तेज गति से हमला करना उनकी विशेषता थी, भारतीय युद्ध कला पर इसका बड़ा प्रभाव पड़ा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 71 है, शकों का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो यहाँ पर हो जाएगा सुपारा, इनका जो है प्रमुख बंदरगाह था, वे ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। की पॉइंट है, सुपारा पश्चिमी व्यापार मार्ग का मुख्य बंदरगाह था, यहाँ से रोम और पश्चिमी एशिया तक का व्यापार होता था। क्वेश्चन नंबर 72 है, शकों के शासन में कौन सा धर्म सबसे लोकप्रिय हो? तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा शैव धर्म हो जाएगा, बी सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, की पॉइंट है, शकों ने भारत आने के बाद शैव धर्म और वैष्णव धर्म को अपनाया, उनकी मुद्राओं और कला में शिव की जो है उपस्थिति मिलती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 73 है, किस शिलालेख से शक शासन की सर्वाधिक जानकारी मिलती है? तो इसका देखिए यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा 61 का, देखिए यहाँ पर जो है इसका जो आंसर है आप लोग जो है कमेंट करके बताइएगा। 73 नंबर का क्वेश्चन जो है यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक, चलिए भाई ये क्लास जो है आपका यहीं पर समाप्त होता है। इसमें देखिए आपके यहाँ पर जो है 100+ MCQ जो यहाँ पर आपके रेडी हैं। अब पूरी चीज़ें अगर आप बारीकी से देखते हैं तो यहाँ पर आपके जो है 200+ MCQ रेडी हो जाएंगे। ठीक, तो हर क्वेश्चंस को आसानी से देखिएगा और नोट जो दिया गया है की पॉइंट उससे भी अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। ठीक, उनसे भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। और इस क्लास को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर अपनी जो है रिस्पॉन्स दिखाइए, जिससे हमें भी और अच्छी क्लासेस लाने के लिए ऊर्जा मिले। ठीक, और ऐसे ही क्लासेस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में बताएं क्लास कैसा लगा और जो है नेक्स्ट वीडियो आपको किस क्लास की चाहिए, किस सब्जेक्ट की चाहिए। और जो है बाबू क्वेश्चन पेपर जो आपका हो जाए तो आप लोग जो है टेलीग्राम पर भेज दीजिएगा, उससे हम आपको आंसर की दे देंगे। ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।